हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निकल इलेक्ट्रिकल। तो आज के सेशन में मैं आपके लिए जो मैंने बीएमसी के लिए सीरीज स्टार्ट की थी, तो उसी का डे नंबर 7 लेके आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी मैंने सेशन दिए हैं वो आपने देखे होंगे। लास्ट ईयर मैंने महाट्रांसको के लिए एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस साल मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ आपके बीएमसी के लिए। ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीएमसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और अगर आपने हमारे महाट्रांसको की सीरीज नहीं देखी रहेंगी तो काइंडली ये सीरीज देख लेना। बट हाँ, जब भी आप ये सीरीज देखोगे ना तो बीएमसी का सिलेबस देख लेना, क्योंकि बीएमसी के सिलेबस में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मैंने मतलब महाट्रांसको में कवर अप किए हैं, और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो बस महाट्रांसको के लिए है, आपके बीएमसी के लिए नहीं है। तो सिलेबस को देख के आपको प्रिपरेशन करना है ना। तो कुछ टॉपिक महाट्रांसको के सीरीज में भी आएंगे। और अगर सपोज आप जन को ट्रांसको एंड डिस्कॉम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो ये चैनल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं इन जनरल जनको ट्रांसको डिस्कॉम साथ ही साथ जो भी यही जेई के एग्जाम होते हैं ऑल इंडिया लेवल, तो उससे एसोसिएटेड में कंटेंट पढ़ाता रहता हूँ, है ना। तो टेक्निकल कंटेंट यहाँ पर आपको मिलता है। जैसे कि मेरा वे होता है कि जब भी मैं सेशन लेता हूँ तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, सो दैट आपको ये पता रहे कि आपको पढ़ा कौन रहा है, राइट ना। सो माई सेल्फ अबूरा गांडे एंड आई एम इंजीनियर, टीचर, एजुकेटर एंड मेंटर। साथ ही साथ मैंने गेट थ्राइस क्रैक की हुई है 18, 19 एंड 20, एंड मेरा इन 4 एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है। असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांसको, असिस्टेंट इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महाजन को एंड जूनियर इंजीनियर इन महाडिस्कॉम। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मुझे 5 साल से भी ज़्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है इन बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन फील्ड, एंड आई एम अ गोल्ड एज वेल एज अ सिल्वर एजुकेटर इन वन ऑफ द ई टेक कंपनी ऑफ द बैंगलोर। और मेरा डिप्लोमा एंड बीटेक हुआ है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली से, एंड करंटली आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांसको इन एचवीडीसी सेक्शन। तो ये रहा है एकदम से मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन। तो आज हम देखेंगे बेसिकली बीएमसी के लिए जो जगह निकली है जेई एज वेल एज एससी, तो उसके लिए टॉप 30 एमसीक्यूज। ठीक है ना। तो उससे पहले मतलब सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू सब्सक्राइब, सो दैट आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बना रहेगा। ठीक है। और अगर आपको चाहिए इस सेशन के पीडीएफ तो आपको हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मैं अटैच करा दूंगा, सो दैट आप इजीली ये दोनों भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको इस सेशन के मिल जाएंगे पीडीएफ एक दिन के बाद। ठीक है ना। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज हम देखेंगे टॉप 30 एमसीक्यूज, और उस टॉप 30 एमसीक्यूज का ये रहा आपका फर्स्ट एमसीक्यूज जिसका आंसर आपको देना है। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि सर आप ना हर एक टॉपिक का नाम भी साइड में लिखा करो कि सर ये टॉपिक कौन से टॉपिक से ये क्वेश्चन है। तो शायद से एक गर्ल्स थी और सी इज बिलोंगिंग फ्रॉम द मैकेनिकल बैकग्राउंड। तो चलो मैं नाम बस आपको बता देता हूँ कि कौन से टॉपिक से ये क्वेश्चन है। बेसिकली मैंने लिखा तो नहीं है बट आप समझ जाओ। देखो ये है बेसिकली आपके पास इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग से, है ना। इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग से बेसिकली ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा, और ये क्वेश्चन आता जाता रहता है कि यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का यूनिट आपको पूछा गया है। ऑप्शन है सॉलिड एंगल, रेडियन, स्टेरेडियन एंड कैंडेला। तो मैं आपको बता दूं ये बहुत फेमस क्वेश्चन है बेटा। कभी भी सॉलिड एंगल का अगर आपको यूनिट पूछा तो आप याद रख सकते हो, वो है स्टेरेडियन। गॉट इट। सॉलिड एंगल है, नॉर्मल एंगल नहीं है। नॉर्मल एंगल होता तो फिर हम डिग्री या तो रेडियन बोल देते हैं। प्लीज रिमेंबर, दिस इज ए सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का यूनिट होता है बेटा स्टेरेडियन, है ना, स्टेरेडियन। ये याद ही रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग से, और इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग आपके सिलेबस में है। यस, अगेन आई एम रिपीटिंग कि यूनिट ऑफ द सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोलूंगा कि बेटा ये आई एम पी क्वेश्चन मान लो आपके एग्जाम के लिए। ठीक है ना। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या। और क्वेश्चन ये है, बकल्स रिले, बकल्स रिले प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट, किससे प्रोटेक्शन देने के लिए, सॉरी, प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फॉल्ट इन। बकल्स रिले फॉल्ट से बचाने के लिए किस इक्विपमेंट में बेसिकली यूज किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन एंड मोटर। राइट, यस, आसान क्वेश्चन है। तो देखो बेटा, अगर आप ये देखोगे तो ये क्या आपके पास ये ट्रांसफार्मर है ना। ट्रांसफार्मर और ये कंजर्वेटर टैंक है। तो कंजर्वेटर टैंक एंड ये ट्रांसफार्मर की जो टैंक है, मेन टैंक या इसको हम मेन टैंक भी बोलेंगे, है ना। ये पूरी मेन टैंक, इसको इसको बेसिकली रेडिएटर बोलते हैं, बट मैं इस टैंक की बात कर रहा हूँ। तो ये मेन टैंक है, ये कंजर्वेटर टैंक है। इसके बीच में एक पाइप होता है और यहाँ पर होता है आपके पास ये बकल्स रिले। तो याद रखना, बकल्स रिले बेसिकली यूज किया जाता है आपके पास ट्रांसफार्मर में। कहाँ पर यूज किया जाएगा बकल्स रिले, आप
कि ट्रांसफार्मर को बचाने के लिए यूज किया जाता है। और इसके बाद सॉरी इससे एसोसिएटेड में 2-3 पॉइंट यहाँ पर लिख के भी दिया हूँ और वो आपको याद भी रखना है। बकल्स रिले इज आल्सो नोन एज, बकल्स रिले का और एक दूसरा नाम है कि ऑयल एंड गैस एक्चुएटेड प्रोटेक्शन रिले, या फिर इसको ऑयल या तो गैस एक्चुएटेड रिले भी बोलते हैं। याद रखना ये ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर एंड गैस एक्चुएटेड प्रोटेक्टिव रिले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर एंड गैस से एक्चुएट होने वाला, बेसिकली ये गैस से एक्चुएट मतलब गैस से ऑपरेट होने वाला ये रिले होता है। अगेन मैं बता दूं कि ये जो रिले होता है बकल्स रिले, ट्रांसफार्मर में तो हम यूज कर लेते हैं, बट ये जो सेफ्टी डिवाइस मतलब बकल्स रिले है, ये हम इन जनरल 500 केवी कैपेसिटी के ऊपर वाले ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टलियर होता है ना, कॉस्टलियर होता है, इसीलिए हम 500 केवीए सॉरी केवी बोल दिया मैंने, केवीए का जो ट्रांसफार्मर रहेगा उससे या तो उससे अबो वाले जो रेटिंग रहेगी ट्रांसफार्मर की, तो उसी के लिए हम बकल्स रिले यूज कर लेते हैं। इसके पीछे का रीजन कि ट्रांसफार्मर सॉरी बकल्स रिले इज कॉस्टलियर रिले। सो ऐसा हो जाएगा, देखो अगर आपने छोटे मोटे ट्रांसफार्मर के लिए भी अगर बकल्स रिले यूज कर दिया ना, तो ये होगा कि 4 आने की मुर्गी और 12 आने का मसाला। तो दैट्स वाई हम छोटे रेटिंग के लिए बकल्स रिले यूज नहीं करते, तो इसकी रेंज होनी चाहिए 500 केवीए के ऊपर। हम ट्रांसफार्मर 500 केवीए के ऊपर वाले ट्रांसफार्मर के लिए बकल्स रिले यूज कर लेते हैं। और कभी पूछा जाए, जो कि मैंने अभी अभी बताया था कि कहाँ पर इंस्टॉल्ड होता है भाई ये बकल्स रिले, तो मेन टैंक सॉरी कंजर्वेटर टैंक एंड मेन टैंक के बीच में, तो ये कंजर्वेटर है, ये मेन टैंक है, इसके बीच में ये बेसिकली प्रेजेंट होता है ना। मैं आपको बता दूं बेटा, आप भरोसा करोगे नहीं पता नहीं, बट ये वाला क्वेश्चन आपके महाट्रांस को एई में आया था, है ना। इस साल महाट्रांस को एई में आया था और आप बोलते हैं सर पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था, है ना। तो बकल्स रिले की कैपेसिटी पूछी थी, 500 केवीए कैपेसिटी के ऊपर बेसिकली बकल्स रिले यूज किया जाता है। तो फिलहाल इसका आंसर होगा कि बकल्स रिले कहाँ पर यूज किया जाता है प्रोटेक्शन के अगेंस्ट, तो हम बोलेंगे सर ट्रांसफार्मर में। तो फिलहाल ऑप्शन 2 इज अ करेक्ट वन, है ना, याद रखना। एंड कभी अगर बेटा ये चीज पूछी जाए ना, तो एक एक्स्ट्रा का पॉइंट मैं बता देता हूँ। अगर आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहाँ से देखोगे ना आप, चलो एक एक्स्ट्रा की बात बता ही देता हूँ। यहाँ अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखोगे, तो ये एंगल बेसिकली 9 डिग्री से लेके 10 डिग्री तक होता है, कभी पूछा जाए, है ना। 9 डिग्री से लेके 10 डिग्री तक यहाँ पर ये एंगल होता है। तो प्लीज रिमेंबर, ये शायद से आपको कभी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर दिखेगा नहीं आपको, बट मैं फिर भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो डेल्टा एंगल होगा, यहाँ पर एक डेल्टा एंगल लाई करता है, जिसकी वैल्यू रहेगी 9 डिग्री से लेके आप 11 डिग्री भी बोल सकते हो, या फिर 10 डिग्री भी आप बोल सकते हो। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है इन फ्यूचर, तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, ओके। तो ये आपको शायद से ही पता होगा, बट याद रख लेना, ठीक है जरा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, सर्किट ब्रेकर आपके सिलेबस में है। बंदा बोल रहा है, क्वेश्चन है बहुत आसान सा, इसमें देखो, द फॉल्ट दैट इम्प्रेस द सिवियर ड्यूटी ऑन अ सर्क्यूट ब्रेकर। कौन सा फॉल्ट हम, सर इम्प्रेस नहीं बोलेंगे, इम्पोजेस, आई एम सॉरी, द फॉल्ट दैट इम्पोजेस द सिवियरिटी ड्यूटी ऑन द सर्किट ब्रेकर। तो ऐसा कौन सा फॉल्ट है जो आपको ज्यादा सिवियरिटी देता है भाई आपके पास सर्किट ब्रेकर में, तो सबसे डेंजरस फॉल्ट होना चाहिए वो, है ना। तो पहला फॉल्ट कौन सा दिया है, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ये सबसे डेंजरस नहीं भाई, सबसे डेंजरस याद रखना, मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे डेंजरस फॉल्ट यल यल फॉल्ट, या फिर हम बोलेंगे एलएलजी फॉल्ट, इसको इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, यल 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 फॉल्ट, ट्रिपल लाइन फॉल्ट या तो ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, जिसे हम आसानी से क्या बोलते हैं बेटा, सिमेट्रिकल फॉल्ट, है ना। इसका दूसरा नाम क्या होता है, दीज आर द सिमेट्रिकल फॉल्ट, ठीक है जी। ये सिमेट्रिकल फॉल्ट है जो हम बेसिकली आपके सर्किट ब्रेकर के सिक्योरिटी को इम्पोज करने के लिए बेसिकली हम यूज कर लेते हैं। इन द शॉर्ट इसके ऊपर ही बेसिकली टेस्ट परफॉर्म की जाती है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ, यही फॉल्ट क्यों ध्यान में रखा जाता है सर्किट ब्रेकर में। तो देखो, सबसे डेंजरस फॉल्ट ट्रिपल एल जी फॉल्ट है या फिर ट्रिपल लाइन फॉल्ट है ना। तो अगर ये फॉल्ट इन फ्यूचर कभी हमारे पावर प्लांट में सॉरी सबस्टेशन में अगर ये फॉल्ट होता है, या फिर कहीं पर भी पावर सिस्टम में होता है, तो डेंजरस से डेंजर फॉल्ट, या फिर हम बोलेंगे वर्स्ट वर्स्ट कंडीशन में अगर ये सबसे डेंजरस फॉल्ट हुआ, तभी भी सर्किट ब्रेकर ने उसको प्रॉपरली आइसोलेट करना चाहिए। इसीलिए जब भी हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं ना सर्किट ब्रेकर के ऊपर, तो बेटा हम इसी इसी फॉल्ट को कंसिडर करके हम सर्किट ब्रेकर की रेटिंग डिसाइड करते हैं। तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि मोर सीवियर यही फॉल्ट होता है। चलो जी आगे बढ़ लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट कैन मेड यूजिंग द लिसेजस फिगर। कौन सा मेजरमेंट हम लिसेजस फिगर से देख लेते हैं। तो लिसेजस फिगर आपने देखा होगा कि लिसेजस पैटर्न, अगर कोई बोलेगा सर ये कहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, बेटा यूट्यूब पर वाईटी पर मैंने खुद पढ़ाया है ये टॉपिक, है ना, और हमारे ही बी टेक्निकल इलेक्ट्रिकल के यूट्यूब चैनल पर वो सेशन है। लिसाजस पैटर्न अगर आप ये वाला सेशन देखोगे तो मेजरमेंट से हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। किसी को नहीं आता रहेगा बेटा, मेरे हिसाब से दो या तो एक ही पार्ट दिया है मैंने, वहां से आप देख लेना। तो लिसाजस फिगर से हम फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं, फेज एंगल मेजर करते हैं, बट हम पल्सेस के बीच का टाइम नहीं मेजर कर लेते, इवन दो पल्स विड्थ भी नहीं और फंडामेंटल हार्मोनिक कंपोनेंट भी नहीं। तो दो चीजें हम मेजर करते हैं लीसेजस फिगर से। जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूं, अगर यहाँ पर सर्कल मेड अप होता है तो हम क्या बोलते हैं, फेज एंगल हमारे पास या तो 90 डिग्री होगा या तो आपके पास कितना रहेगा बेटा, 270 डिग्री होगा, है ना। तो हम कैसे निकालते हैं फेज एंगल, तो साइन इनवर्स ऑफ जो हमारे पास वाई इंटरनल इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय वाई एक्सटर्नल इंटरसेप्ट, हम ऐसा ही निकालते हैं ना, साइन इनवर्स, सॉरी टैन इनवर्स नहीं, साइन इनवर्स यहाँ पर होगा, है ना। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं, है ना। और वैसे ही हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी निकालते हैं, तो फ्रीक्वेंसी भी हम ऐसा करते हैं, देखो वी एक्स डब्ल्यू एक्स अपॉन डब्ल्यू वाई, तो टेंजेंसी ऑफ वाई डिवाइडेड बाई टेंजेंसी ऑफ एक्स। तो कुछ याद आया, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं लीसाजस फिगर में। तो हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी मेजर कर लेते हैं और यहाँ से देखो फेज एंगल मेजर कर लेते हैं। हम क्या बोलेंगे, सर लिसाजस जो फिगर है, लिसाजस जो पैटर्न है, उसे हम फ्रीक्वेंसी एंड फेज एंगल मेजर कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, 1 and 2 इज अ करेक्ट वन, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन। गॉट इट। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते बच्चा, और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प गिव्स द नियरली मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट। मैं इसको याद रखने का तरीका बोलता हूँ, है ना। तो ये क्वेश्चन जब मैं स्टूडेंट होता था, मतलब जब मैं खुद प्रिपरेशन करता था, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी, जिससे मैं ये एमसीक्यूज याद रख पाता था, है ना। तो मोनोक्रोमेटिक लैम्प, सॉरी मोनोक्रोमेटिक लाइट अगर कोई देता है, कौन सा लैम्प देता है, तो वो होता है सोडियम वेपर लैम्प, है ना। तो इसको देखो मैं बहुत आसानी से आपको याद करने के लिए तरीका बताता हूँ। मैंने इस तरीके से इसको याद किया था, देखो ये सोडियम का सो लेना, यस ओ, है ना, और मोनो मोनो का यमो लेना, है ना, मोनो का यमो लेना, है ना। तो एमओ नहीं पूरा लेना, तो मैं इसको ऐसा बोलता था, देखो हम सोडियम के सो से मैंने या एक नाम याद रखा था, सोना, है ना, और मोनोक्रोमेटिक के यमो से मैंने याद रखा था मोना, है ना। तो मैंने याद रखा था यहाँ से मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोडियम वेपर लाइट। तो इसको मैंने ऐसे ही याद रखा था, सोना मोना, है ना। कैसे याद रखा था, सोना मोना। सो दिस इज अ जस्ट अ ट्रिक टू रिमेम्बर दी मोनोक्रोमेटिक लाइट लैम्प सोडियम वेपर लैम्प, सोना मोना। सोना मोना अगर दो तीन बार बोल दोगे तो आपको देखो मोनो से याद रह जाएगा सोनो, है ना। सोनो नहीं, सॉरी आई एम सॉरी, सोडियम वेपर लैम्प, है ना। तो सोना मोना अगर आप दो तीन बार बोल लोगे तो बेटा ये बहुत आसान है। और याद रखो आप पेपर दे रहे हो बेटा, जो ये म्यूक्लेनियस टॉपिक होते हैं जैसे इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग, तो इसमें अगर आप जितना हो सके जितना ट्रिक लगा सकते हो ना, तो उतना ट्रिक लगाओ, क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो अगर आप इसके पीछे पीएचडी करते बैठोगे, और पीएचडी करने के बाद भी अगर आपको इतना ही पता है कि भाई साहब मोनोक्रोमेटिक लाइट हम सोडियम, सॉरी मोनोक्रोमेटिक लाइट कौन देता है, सोडियम वेपर लैम्प, तो हम इसको थोड़ा बहुत याद करेंगे ना बेटा। कितना याद करना है, देखो खुद खुद सोचो कितना हम मतलब सीखेंगे, तो कुछ चीजें हमें ट्रिक के साथ भी याद रखनी पड़ेगी, है ना। तो आप अगर कभी भी मोनोक्रोमेटिक लाइट याद आया, सॉरी लाइट पूछी जाए, तो सोडियम वेपर लैम्प बोलना। कंसेप्ट 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 नहीं, सॉरी, आपकी ट्रिक है सोना मोना ट्रिक, है ना। कौन सी ट्रिक, सोना मोना ट्रिक। तो यू कैन इजीली रिमेम्बर दिस थिंग, है ना, सोना मोना, सोना मोना, ये दोनों दोस्त, दोस्त आप समझ सकते हो, दोनों के दोनों बेस्ट फ्रेंड है, सोना एंड मोना। तो मोना से याद रखा हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट, सोना से याद रखा हमने सोडियम वेपर लैम्प। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना, कभी भूलोगे नहीं, सोना मोना याद रखना। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि टू मेजर द रेडियो फ्रीक्वेंसी द सुटेबल फ्रीक्वेंसी मीटर क्या रहेगा। तो ये भी फ्रीक्वेंसी मीटर से ये क्वेश्चन है, आपको फ्रीक्वेंसी मीटर सिलेबस में है, याद रखना।
तो रेडियो फ्रीक्वेंसी अगर आपको मेजर करनी है फ्रीक्वेंसी मीटर से, तो कौन सा फ्रीक्वेंसी मीटर आप यूज करोगे? तो पहला दिया है वेस्टर्न फ्रीक्वेंसी मीटर, रेड वाइब्रेटर फ्रीक्वेंसी मीटर, इलेक्ट्रिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड मीटर हेट्रोडाइन फ्रीक्वेंसी मीटर। तो इसका मैं सही आंसर बता देता बेटा। अगर कभी भी आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी मेजर करनी है, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी मेजर करनी, किलो हर्ट्स मेगा हर्ट्स वाली, तो बेटा वहां पर हम मीटर हेट्रोडाइन सॉरी फ्रीक्वेंसी मीटर यूज कर लेते। तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए हेट्रोडाइन फ्रीक्वेंसी मीटर, है ना, हेट्रोडाइन फ्रीक्वेंसी मीटर होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। अगर ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे ना, देन बेटा आपको ये सीरीज का मतलब समझ में आ जाएगा कि सर ये जो हम 30 क्वेश्चन देखते हैं डेली, ये कितने इंपॉर्टेंट है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है रिले से। इन अ डिफरेंशियल मेथड बस बार प्रोटेक्शन, बस बार के डिफरेंशियल मेथड में व्हाट इज द सम ऑफ करंट अंडर द नॉर्मल लोड कंडीशन? नॉर्मल नॉर्मल याद रखना, उन्होंने पूछा है कि नॉर्मल लोड कंडीशन मतलब बिना फॉल्ट वाले कंडीशन में समेशन क्या रहेगी करंट की। तो ये फिगर आपके डायग्राम सॉरी क्वेश्चन में नहीं दी जाती, जैसे आपको समझाने के लिए मैंने रखी है। ये फिगर नहीं प्रोवाइड की जाएंगी आपके क्वेश्चन में। तो ऐसा समझ लो कि यहाँ से एक करंट जा रहा है ना, तो दैट विल बी अ सपोज, एक इधर से ऐसा करंट जा रहा है सपोज, तो उसे हम बोलेंगे I1। इधर से जो करंट जा रहा है इसे सपोज हम बोलेंगे I2 और इसे हम बोलेंगे I3। तो देखो ना, नॉर्मल कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल कंडीशन में KCL चलेगा ना, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर मैं KCL लगा दूं, कहाँ पर मैंने KCL लगा दिया बेटा, KCL इस बस बार के ऊपर ही लगाऊंगा, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, बस बार के ऊपर एट KCL कहाँ पर लगा दिया मैंने, बस बार के ऊपर। प्लीज रिमेंबर, KCL लगा दिया मैंने बस बार के ऊपर। सो प्लीज रिमेंबर, तो आप क्या बोलोगे, बस बार के ऊपर अगर मैंने KCL लगा दिया, तो इनकमिंग करंट इज माय I1, आउटगोइंग करंट इज माय I2 प्लस I3, है ना। तो हम KCL बोल सकते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ, I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू हम जीरो बोलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे सर, जो सम होगा करंट का अंडर नॉर्मल कंडीशन में वो कितना रहेगा? तो आप बोलोगे सर वो रहेगा जीरो के बराबर, है ना। तो KCL सेटिस्फाई करेगा सर, तो हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट वन। तो जो सम रहेगा वो जीरो आ जाएगा सर, है ना, नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है जी, आगे बढ़ लेते हैं भाई साहब कि क्वेश्चन आपके पास है क्या। अगेन ये क्वेश्चन आपके लीसर्जिस पैटर्न से ही है। उन्होंने बोला है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप के ऊपर ऑसिलोस्कोप के ऊपर एक लेसेजस पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, एक फिगर दिखाई दे रही है, उसकी वर्टिकल टू द हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी का रेशियो पूछा है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, देखो उन्होंने पूछा ना, वर्टिकल वर्टिकल मतलब ये, हॉरिजॉन्टल मतलब ये। तो हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस, वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस। तो उन्होंने फ्रीक्वेंसी कैसी पूछी है, फिलहाल ध्यान से देखना। फ्रीक्वेंसी उन्होंने पूछी है ये वाली, कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्टिकल मतलब y डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉरिजॉन्टल मतलब x। तो ये फ्रीक्वेंसी उन्होंने पूछी है ना। तो इनका रेशो पूछा है। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास कि ये इसको इसको क्या कर लेना होता है, टेंजेंसी ऑफ x डिवाइड बाय टेंजेंसी ऑफ y। याद रखना ये अपोजिट चलेगा, जहां पर y फ्रीक्वेंसी में, जहां पर y टेंजेंसी में, वहां पर x। प्लीज रिमेंबर, देखो इसके न्यूमरेटर में एक y था ना, तो इसके न्यूमरेटर में x है, इसके डिनोमिनेटर में x था ना, इसकी इसमें y। तो अपोजिट चीजें होती है, टेंजेंसी में x ऊपर तो फ्रीक्वेंसी में y ऊपर। यू कैन रिमेंबर लाइक दिस। अब ये कैसे निकाला जाता है, देखो ये टेंजेंसी कैसे निकालती है, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक हमें क्या करना होता है कि ये जो डायग्राम है, ये जो लिसर्जियस पैटर्न है ना बेटा, तो इसमें जितना ज्यादा हो सके उतने हमें छेद करना है। छेद करने मतलब उसको काटना है बीच में, जितना ज्यादा हो सके उस जगह पर हमें काटना है। तो मैं ये इसमें ना एक लाइन खींचूंगा और बताना कि भाई इसमें कितनी जगह हम काट सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज मैंने ना यहाँ पर कट मार दिया, प्लीज रिमेंबर यहाँ पर सपोज मैंने कट मार दिया, तो कितनी जगह पर ये कट करेगा, तो प्लीज रिमेंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो यहाँ पर कट हुआ हॉरिजॉन्टल, या यहाँ पर एक कट हुआ, यहाँ पर एक कट हुआ, यहाँ पर, यहाँ, 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 यहाँ और यहाँ। तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंसी, ये कौन सा एक्सिस लिया मैंने बेटा, ये एक्स एक्सिस था, ऐसा समझ लो। अब मुझे एक वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, जिसमें मुझे ऐसी लाइन खींचनी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा हमें कट मिले, है ना, ज्यादा से ज्यादा हमें कट मिले। तो ज्यादा से ज्यादा कट अगर सपोज मैं यहाँ पर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मिलेंगे क्या, तो मेरे हिसाब से मिल जाएंगे, है ना।
तो इसके लिए मैं कुछ अलग कलर लेता हूँ। देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर ही कट करेगा, 7 और 8। तो ये कौन सा एक्सिस है? तो दिस इज योर वाई एक्सिस। तो हमें कुछ नहीं, ये काउंट चीज़ें करनी है बस। तो हमें क्या करना है? काउंट करना है। तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 10 है ना। हॉरिजॉन्टल कितने थे? वर्टिकल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो आप क्या बोलोगे सर? हाँ, टी एक्स मतलब टेंजेंसी की वैल्यू कितनी आई भाई? एक्स टेंजेंसी की सर 10 एंड वाई टेंजेंसी की आ गई सर 8, है ना। तो आप क्या बोलोगे सर? ये 2 से कट जाएगा। तो 10/8 मतलब हम क्या बोलेंगे? 5/4, है ना। जो हम बोलेंगे 5/4 क्या रहेगा सर? फ्रीक्वेंसी ऑफ वाई मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉरिजॉन्टल डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्टिकल, है ना। सॉरी, वर्टिकल डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल। तो वो होगा सर 5/4। तो वेयर इज योर आंसर? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5/4 इस ऑप्शन नंबर बी में रहेगा सर, है ना। तो ऑप्शन नंबर हम इसको बोलेंगे 2। अगर किसी को ये चीज़ नहीं समझ में आई ना, तो बेटा वाईटी पर हमारा सेशन, मैं पहले ही बता दूं, ये चीज़ मैंने खुद पढ़ाई हुई है। तो बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल के वाईटी पर मतलब इसी यूट्यूब चैनल पर आपको एक सेशन मिल जाएगा, सिलेक्शन सीरीज इन द महा ट्रांसको लिसोजस पैटर्न। तो वो देख लेना, आपको ये चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन ये है, द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट the optical instrument used for the comparison of the candle power of different sources are known as। उन्होंने याद रखो कि सोर्सेस डिफरेंट है, उसकी उसका कंपैरिजन करना है। किसका? कैंडल पावर का कंपैरिजन करना है मुझे डिफरेंट सोर्सेस का। अलग अलग सोर्सेस है, तो उनका मुझे कैंडल पावर को कंपैरिजन करना है। तो मैं कौन सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करूंगा? तो यहाँ याद रखो जो मैं अभी बता रहा हूँ, अगेन मैं रिपीट करूंगा यहाँ पर कि आपको डिफरेंट सोर्सेस का कैंडल पावर कंपेयर करना है। प्लीज रिमेंबर, डिफरेंट सोर्सेस का, है ना। अगर आपको कैंडल पावर कंपेयर करना है, देन आप यूज करोगे बेटा फोटोमीटर। क्या यूज करोगे? फोटोमीटर। ये आपने सभी ने देखा है, ये फोटोमीटर आपने देखा है कि नहीं देखा है? बट आपने सभी ने देखा है। मैं बोलूंगा कि आप बहुत सारे लोग आईपीएल या तो जो भी इंडियन क्रिकेट जो क्रिकेट होते हैं या फिर जो भी स्पोर्ट्स होते हैं, देखो वहां पर जो अंपायर्स रहेंगे वो क्या करते हैं, जब भी सपोज शाम का समय होता है ना, तो उस समय देखो उनको लाइट ऑन करने होते हैं, तो वो प्रॉपर एक इल्यूमिनेशन लेवल चेक करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट लेके। तो ऐसा कुछ आपको दिखता होगा वहां पर उनके हाथ में ना, ब्लैक व्हाइट कलर का। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पर इल्यूमिनेशन लेवल मेजर करेंगे और कितनी है, तो यहाँ पर वो आपको वो लक्स दिखाएगा कि कितनी इंटेंसिटी है भाई उसकी, है ना, कितना लक्स है। देखो इल्यूमिनेशन का लक्स आप यहाँ पर दिखाया जाएगा, आपको सेट करना पड़ेगा पोटेंशियोमीटर के हिसाब से। तो यहाँ आपको उसकी वैल्यू मिलेगी पर्टिकुलर, जितनी रेंज उस स्पोर्ट्स एरिया में चाहिए। अगर उतनी नहीं है तो देन वो क्या कर लेते हैं वो लोग कि लाइट ऑन कर देते हैं भाई स्टेडियम के, है ना। तो ये आपने अंपायर के हाथ में देखा होगा क्या? फोटोमीटर। तो फोटोमीटर बेसिकली आपके लाइट की इंटेंसिटी चेक करने के लिए यूज किया जाता है ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस, है ना। तो कंपैरिजन भी होता है यहाँ पर, तो डिफरेंट सोर्सेस है, याद रखना। आगे जो क्वेश्चन है वो आपके रिले से रिलेटेड है। उन्होंने बोला है, इफ द आईडीएमटी रिले, इफ द आईडीएमटी रिले विद द प्लग सेटिंग कितनी है? 50%। एंड सीटी जो रेशो है वो 400:5 है। एंड जो फॉल्ट करंट है उन्होंने दिया है, फॉल्ट करंट उन्होंने 3000 दिया है। देन बताओ भाई प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या रहेगी, पीएससीएम की वैल्यू क्या रहेगी? तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो पीएससीएम जो होता है ना बेटा, उसका फॉर्मूला होता है फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल, फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आप लिख सकते हो पिकअप करंट, है ना। तो ये एक डेफिनेशन होती है। और इसको ही अगर मैं फॉल्ट करंट रिले कॉइल को लिखना चाहूँ तो आप ऐसा लिख सकते हो फॉल्ट करंट, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो एक्चुअल फॉल्ट करंट। आप इसको ऐसा लिखो, ऐसे भी लिखा जाता है किसी किसी बुक में, एक्चुअल फॉल्ट करंट इंटू 1/CT रेशो, 1/CT रेशो, ठीक है, 1/CT रेशो
डिवाइडेड बाय पिकअप करंट को हम ऐसे निकालते हैं बेटा, प्लग सेटिंग इनटू सिटी सेकेंडरी करंट। आप इस प्रकार से इसको निकाल सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, अभी सेकंड वाला फार्मूला यूज कर लेता हूँ। तो एक्चुअल फॉल्ट करंट इज 3000। अब 1/सिटी रेशो, मतलब सिटी रेशो आप अपोजिट में लिख सकते हो, है ना। तो 400:5 लिखने के बजाय हम लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय 400, हम ऐसा लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाय, आप प्लग सेटिंग कितनी है सर, 50%, तो आप 50% को कैसे लिख सकते हो, 1/100, 50/100, तो ये आ जाएगा 1/2। और देखो यहाँ पर सिटी सेकेंडरी का करंट कितना है, 5 है, ठीक है ना, 5 है। तो आप देख सकते हो कि ये 5 इस 5 को खा जाएगा। यस। और यहाँ से भी आप देख सकते हो कि सर ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो यू विल से सर ये 3000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई कितना होगा भाई, आपके पास ये 400, है ना। तो अब ये 200, ये 2 जीरो इसके खा जाएगा। आप ध्यान से देखो, ये 2 इसको काट लेगा, तो आप कितना बोलोगे, सर ये 30/2 होगा, तो आप बोलोगे सर ये 15 पीएसएम हो जाएगा, है ना। तो देखो मैंने बिना कैल्सी के इसका आंसर निकाला है। तो हर बार कैल्सी नहीं यूज करनी होती। तो अगर आपको कभी पूछा जाए तो पीएसएम कितना, तो आप बोलोगे सर इसमें पीएसएम हो जाएगा 15, है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा भाई साहब आपके पास, ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट वन। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या। और ये क्वेश्चन पूछा गया आपके पास रिले से ही रिलेटेड बट ट्रांसमिशन लाइन के लिए, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन ये है कि मैच द आइटम ऑफ द लिस्ट नंबर 1 ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन हमारे पास लिस्ट नंबर 1 में है, विद द आइटम ऑफ द लिस्ट नंबर 2 ऑफ द टाइप ऑफ डिस्टेंस रिले इज प्रेफर्ड। और उसको बचाने के लिए आपने डिस्टेंस रिले यूज किए हैं, है ना। तो उन्होंने पूछा है कि हमें करेक्टली मैच करना है भाई साहब, ये कौन से ट्रांसमिशन लाइन के लिए कौन सा रिले, है ना। तो ऑप्शन दिए गए देखो, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग, और यहाँ पर दिया गया है मोहो रिएक्टेंस एंड ओहम रिले। तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, आपको याद रखनी है। यस। तो वो है बेटा, ट्रिक बहुत फनी है, आपको याद रखना पड़ेगा। आई एम ड्रिंक आर एस इन एम एल। तो आपको कहाँ कहाँ पर ध्यान देना है, देखो ये ट्रिक मेरी वाली है खुद की। तो आई एम का मतलब, ये आई एम पर ध्यान देना है आपको, आई एम। आर एस पर ध्यान देना है ना। अगर कोई आर एस को जानता होगा तो कमेंट कर देना कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ दी आर एस, है ना। और इन एम एल, और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप आर एस पी रहे हो तो बेटा एम एल में ही पीनी चाहिए, लीटर में पियोगे ना तो एग्जाम नहीं निकलेगी, है ना। तो आई एम अ ड्रिंक आर एस इन एम एल, तो दिस इज जस्ट सेंटेंस, इसका मेरे पर्सनल लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है ना। तो आई से याद रखना, तो आई से याद रखना बेटा, आई से याद रख सकते हो आप इम्पिडेंस रिले, है ना। इम्पिडेंस, यम से याद रखो, इम्पिडेंस रिले आप यूज करोगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए, है ना। आर से याद रखो भाई रिएक्टेंस रिले, पहला वर्ड रिले को दिखाएगा भाई, रिएक्टेंस रिले। ये सेकेंड वर्ड लाइन को याद रिप्रेजेंट करता है, पहला वर्ड हमेशा रिले को। अब यहाँ आप क्या बोलोगे, यम से क्या याद रखना ना आपको, मोहो रिले, है ना। और यल से क्या याद रखोगे, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। आपको ऑप्शन क्या दिया गया देखो, तो हम बोलेंगे आर यस, यस आर से होना चाहिए, आर यस ना। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन रिएक्टेंस, यू कैन इजीली 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 से दैट, है ना। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम इम्पीडेंस, इम्पीडेंस मतलब हम इसको ओहम रिले भी बोल सकते हैं ना, इम्पीडेंस का यूनिट ओहम होता है। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, है ना, एम एल, एम एल, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, मोह रिले। तो फिलहाल हमारे पास ऑप्शन क्या बनेगा सर, 2, 1 एंड 3, है ना, 2, 1 एंड 3। तो 213 कहाँ पर है भाई, ऑप्शन नंबर ए में, है ना। बट फिर भी मैं यहाँ पर देखो, ये तो ट्रिक मैंने दे दी, ये मेरी खुद की ट्रिक है। बट एक टेबल भी मैंने यहाँ पर रखा है जो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि समटाइम्स दे मे आस्क लाइक दिस द क्वेश्चन। यस, कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन
हम किससे बोलते हैं? तो बेटा जो लाइन 0 से लेके 80 किलोमीटर के बीच में होती है ना, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। और इन जनरल शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में ना 20 किलो वोल्ट का वोल्टेज हम प्रेफर कर लेते हैं, है ना। इसको बचाने के लिए रिएक्टेंस रिले है। तो ये रिले का ट्रिक तो मैंने आपको बता दिया। देखो आर यस है ना, मीडियम के लिए ओहम, लॉन्ग के लिए मोहो एम एल, है ना। तो ये रिले तो मैंने याद रखा दिया आपको, बट ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। शॉर्ट मतलब 80 किलोमीटर तक, मीडियम मतलब 80 से लेके 200 किलोमीटर तक की रेंज। और यहाँ पर बेसिकली जो वोल्टेज यूज किया जाता है वो 200 किलो वोल्ट, दो सॉरी टू 20 किलो वोल्ट से लेके 100 किलो वोल्ट तक हम ये मीडियम में वोल्टेज प्रेफर कर लेते हैं। और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन 200 किलोमीटर के ऊपर अगर होती है तो उसे हम बोलेंगे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। और ये वोल्टेज लेवल आपको याद रखनी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं, आपको ये किलोमीटर सब बता देंगे, बट ये वोल्टेज लेवल आपको याद रखनी पड़ेगी बेटा। क्योंकि अभी क्या है ना, एग्जामिनर थोड़ा स्मार्ट बन चुका है कि वो ना क्या कर लेता है, उसका पता है बंदा ना आपके पास किलोमीटर की रेंज रट के आएगा, वो वोल्टेज पूछना पसंद करने लगा है आप आजकल, है ना। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए 20 किलो वोल्ट तक की हाँ वोल्टेज तक हम वोल्टेज प्रेफर कर लेते हैं। मीडियम में 220 से लेके 100, और 100 से ज़्यादा हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए प्रेफर करेंगे, है ना। तो शॉर्ट के लिए याद रखना, मैंने जो ट्रिक बताई थी रिले के लिए, यहाँ से आप आर यस याद करो, और ये एम एल, है ना, एम एल, और ये आई एम, है ना। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ट्रिक के साथ साथ और भी चीज़ें मैंने दी है ना। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलो क्वेश्चन ये है, अ रिले यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द मोटर्स अगेंस्ट द ओवरलोड। कौन सा रिले हम मोटर को ओवरलोड से बचाने के लिए यूज कर लेते हैं, है ना। कौन सा रिले हम मोटर को ओवरलोड से बचाने के लिए यूज कर लेते हैं? तो इम्पीडेंस रिले ये तो ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप भी, ये भी हम ट्रांसमिशन में यूज करेंगे। बकल्स तो हम ट्रांसफार्मर में यूज कर लेते हैं। तो ओवरलोड से बचाने के लिए, मोटर को ओवरलोड से बचाने के लिए हम थर्मल रिले यूज कर लेते हैं बेटा, है ना। क्योंकि देखो मोटर अगर ओवरलोड हो जाएगी तो समहाउ हीटअप हो जाएगी, और हीटअप हो जाएगी तो थर्मल रिले उसका एक्टिवेट होके मोटर को बचा सकता है। तो याद रखना, कभी भी मोटर को ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बोलोगे थर्मल रिले। मोटर प्रोटेक्शन भी आपके सिलेबस में है, देख लेना आप, है ना। इंडक्शन मोटर प्रोटेक्शन है आपके पास। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। उन्होंने पूछा कि लिसजस पैटर्न ऑन द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, मतलब सीआरओ के ऊपर एक लिसजस पैटर्न आया है, जिसके ऊपर उन्होंने बोला कि 8 वर्टिकल मैक्सिमम वैल्यूज है। मतलब वर्टिकल मतलब टेंजेंसीज के पॉइंट दिए बेसिकली। तो वर्टिकल मतलब देखो, वर्टिकल मतलब ये तो वर्टिकल पर वाई एक्सिस रहेगा, और 4 हॉरिजॉन्टल हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट है। तो या इधर हमारे पास इसकी वैल्यू 4 दी, सपोज इसकी 8 दी है जो टेंजेंसीज है उसकी। और वो बंदा बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द हॉरिजॉन्टल इनपुट मतलब ओमेगा एक्स की वैल्यू पूछी है, दी है, जो कि आपको दिए गए बेटा 1600, ऐसा सपोज 1600 दी। देन वर्टिकल इनपुट की फ्रीक्वेंसी क्या रही होगी, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है ना। तो एक बार फिर से मैं बता दूं, एक लिसजस पैटर्न जो भी दिया है उसमें एक सीआरओ के ऊपर आने वाला, तो 8 वर्टिकल टेंजेंसीज है। तो मतलब मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ कि टेंजेंसीज ऑफ वर्टिकल मतलब टी वाई की वैल्यू दी गई है 8। एंड उन्होंने बोला है कि 4 जो है वो हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज है, मतलब टी एक्स की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4। और जो फ्रीक्वेंसी दी गई है इनपुट सिग्नल की, वो हॉरिजॉन्टल इनपुट के लिए 1600 हर्ट्स है। कितनी है? 1600 हर्ट्स। तो हम क्या बोलेंगे, ओमेगा हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स बोलेंगे बेटा। तो ओमेगा एक्स की वैल्यू, ओमेगा एक्स की वैल्यू दी गई है आपके पास 1600 हर्ट्स। देन बंदा बोल रहा है कि डिटरमाइन करो भाई फ्रीक्वेंसी जो कि वर्टिकल इनपुट पर रहेगी। आप समझ में आया क्वेश्चन? तो आपको बेसिकली ओमेगा वाई पूछा है। तो मैंने अभी अभी बोला ना कि इसका रेशो कैसे बनाना है, कि ओमेगा वाई अपॉन ओमेगा एक्स ऐसा लिखोगे। फिर हम बोलेंगे टेंजेंसीज ऑफ एक्स डिवाइड बाई टेंजेंसीज ऑफ वाई, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो ओमेगा ओमेगा इसमें देखो आपको ये सभी चीज़ें दी गई है, बस एक चीज़ अननोन है, जिसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि टी एक्स की वैल्यू कितनी है, तो टी एक्स की वैल्यू देखो आपके पास 4। फिर टी वाई की वैल्यू कितनी दी गई है 8। ओमेगा एक्स की वैल्यू दी गई है आपके पास 1600, है ना। अब ये पढ़ाने के लिए थोड़ा समय लगेगा बेटा, मतलब समझाते हुए, बट ये क्वेश्चन बहुत आसान है। तो ओमेगा वाई कितना होगा, ये 1600 इज इक्व टू 4/8, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो ओमेगा एक्स इज इक्व टू 1/2,
इंटू ये 1600, तो 1600 का आधा कितना हो जाएगा सर? 800, है ना? हर्ट्स आप इसको बोल सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना? अब जिसको भी प्रॉब्लम आ रहा है, अगेन मैं बता दूं, हमारे ही यूट्यूब चैनल पर ये चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई है, लिसस पैटर्न सिलेक्शन सीरीज फॉर द महा ट्रांसको के सीरीज में, तो वहां पर जाकर ये चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी। विच फोटोमीटर, कौन सा फोटोमीटर हम यूज कर लेते हैं कंपेयरिंग द लाइटिंग ऑफ द डिफरेंट कलर्स? ये कलर्स की बात कर रहा है। अभी जो मैं बात कर रहा था पहले, वो था आपके पास डिफरेंट सोर्सेस, तो प्लीज रिमेंबर। तो वहां पर डिफरेंट सोर्सेज के कंपैरिजन के लिए हम फोटोमीटर यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने यही पूछा है कि फोटोमीटर, ऐसा कौन सा फोटोमीटर है जो डिफरेंट कलर्स को कंपेयर करता है, डिफरेंट कलर्स को कंपेयर करता है। तो देखो जैसे कि यहाँ पर ब्लू है, यहाँ पर ग्रीन है, यहाँ पर रेड है, तो इनको कंपेयर करने के लिए हम कौन सा फोटोमीटर यूज करेंगे? तो यहाँ पर देखो कलर के साथ हर एक कलर का इंटेंसिटी अलग अलग दिया जाएगा, मतलब आप सेट कर सकते हो कि ब्लू का कितना इंटेंसिटी है ना? और ग्रीन का कितना है, एंड देन आपके पास रेड का कितना है। तो अगर आपको ये कंपेयर करना है, तो बेटा इसके लिए हम जो फोटोमीटर यूज करते हैं वो होता है ग्लिट्स फ्लिकर्स फोटोमीटर। तो ये डायग्राम आपको याद या फिर क्वेश्चन समझाने के लिए बहुत हेल्प करेगी, इसलिए मैं ये थोड़े बहुत पिक्चर रखता हूँ, है ना? ग्लिट्स फ्लिकर्स फोटोमीटर, ये जो है ना कलर्स, डिफरेंट टाइप के कलर्स को कंपैरिजन करने के लिए ये फोटोमीटर यूज किया जाता है। तो ये कलर्स है, प्रीवियस जो क्वेश्चन था वो सोर्सेस था। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी आपको पूछा जा सकता है कि 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर इज सेम एज, 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर मतलब वो कितना रहेगा? तो बेटा कभी भी अगर ये चीज पूछी जाए कि 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर अगर क्या होता है, तो आपको बोलना है वो होता है सर 1 लक्स के बराबर। किसके बराबर? 1 लक्स के बराबर। तो याद रखना 1 लक्स, 1 लक्स इज इक्वल टू 1 लूमेन, 1 लूमेन पर स्क्वायर मीटर। याद रखो ये 1 लक्स इज इक्वल टू 1 लूमेन, लूमेन, अरे लूमेन का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है ना, 1 लूमेन पर मीटर स्क्वायर। तो प्लीज 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 रिमेंबर दीज थिंग्स, है ना? चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर मतलब 1 लक्स, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग नीड द लोवेस्ट इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन सबसे कम इल्यूमिनेशन आपको कहाँ पर लगेगा? तो ये आप ना ऑब्जर्वेशन से इसका आंसर दे सकते हो, सबसे कम हमें इल्यूमिनेशन कहाँ पर लगता है। देखो डिस्प्ले बहुत ब्राइटर है, जैसे कि आप खुद भी देखो कि जो जिस स्क्रीन के ऊपर आप ये सेशन देख रहे हो, इसका डिस्प्ले कितना ब्राइट है ना? अभी मेरे लैपटॉप का अभी स्क्रीन देखो कितना ब्राइट है, तो यहाँ पर लोवेस्ट इल्यूमिनेशन थोड़ा ना लगेगा। फाइन इंग्रिंग यहाँ पर भी नहीं। ऑडिटोरियम में भी अच्छा खासा इल्यूमिनेशन होता है बेटा, बट रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर कभी आप, अगर आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर गए होंगे, तो देखो इतना प्रॉपरली इल्यूमिनेशन नहीं होता है। इतना इल्यूमिनेशन होता है जिससे आप बस ट्रेन आ रही है जा रही है या फिर आप एक प्लेटफॉर्म देख सकते हो, इसी तरीके का इल्यूमिनेशन होता है। तो इन चार ऑप्शन के हिसाब से सबसे कम अगर इल्यूमिनेशन अगर हमें कभी पूछा जाए, तो वो होता है बेटा रेलवे प्लेटफॉर्म, है ना? रेलवे प्लेटफॉर्म। और कभी अगर आपको ये चीज पूछी जाए कि हाईएस्ट इल्यूमिनेशन कहाँ पर लगेगा, तो आप बोलना जहाँ पर बहुत प्रिसाइसली कोई काम करना रहेगा, या तो हम क्या बोलेंगे, जहाँ हमें बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, तो हम वहां पर हाईएस्ट इल्यूमिनेशन यूज करेंगे। तो देखो ये इंपॉर्टेंट, उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लगेगा ना भाई, थोड़ा बहुत तो लाइट लगेगा, नहीं तो कोई भी ट्रैक पर जा सकता है। तो लोवेस्ट इल्यूमिनेशन इन चार ऑप्शन के हिसाब से रेलवे प्लेटफॉर्म पर लगेगा। तो प्लीज रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और ये क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि ओवर करंट रिले एंड ओवर करंट रिले हैविंग द करंट सेटिंग दी गई है 12.35%, 12.5% सॉरी, आर कनेक्टेड थ्रू द करंट ट्रांसफार्मर हैविंग द रेशियो दिस। तो उन्होंने पूछा कि बताओ भाई पिकअप करंट कितना रहेगा इन एम्पियर। तो अभी अभी मैंने बात की थी शायद से, पिकअप करंट का बेटा एक फॉर्मूला याद रखना। पिकअप करंट कभी अगर पूछा जाए ना आपके रिले में, तो वो होता है आपके पास प्लग सेटिंग, या फिर करंट सेटिंग भी आप इसको बोल सकते हो, प्लग सेटिंग इनटू आप बोल सकते हो सीटी सेकेंडरी करंट, सीटी सेकेंडरी करंट, सीटी का सेकेंडरी करंट। तो प्लग सेटिंग कितनी है? 12.5% मतलब हम बोलेंगे 100
इंटू सी का सेकेंडरी करंट कितना है भाई साहब आपके पास, देखो 5 है ना। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, 0.625 है ना। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। उन्होंने पूछा है कि ओहम मीटर कनेक्टेड टू अ क्लोज्ड स्विच विल डिस्प्ले अराउंड। अगर मैं एक ओहम मीटर क्लोज स्विच के अराउंड में अगर कनेक्ट करता हूँ, ये एक क्लोज स्विच है ऐसा समझो, है ना। ये एक स्विच जो है ये क्लोज है, ये जो स्विच होगा ये क्लोज होगा। और इसके अराउंड मैंने क्या कर लिया, एक इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास जिसका नाम है ओहम मीटर, ओहम मीटर। और ये सपोज मैंने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, इसका एक नॉब यहाँ पर कनेक्ट कर दिया और इसका एक नॉब यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। तो ये कितनी रीडिंग दिखाएगा, तो याद रखना क्लोज स्विच का जो रजिस्टेंस होता है वो बेटा आइडियली होता है 0 ओहम, है ना। तो ये आइडियल केस हो गई, है ना, आइडियल केस हो गए, बट समहाउ इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहेगी ना। तो ओहम मीटर बेसिकली रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो इसकी वैल्यू 0 ओहम के बराबर होनी चाहिए। तो हमारे पास हम इसका आंसर 0 ओहम के बराबर देखेंगे, क्या रहेगा देखो, एक है 1 ओहम, एक है 1 किलो ओहम, एक है 100 किलो ओहम और एक है 1000 किलो ओहम। तो इसमें देखो 0 ओहम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जीरो के सबसे नजदीक कौन सी वैल्यू फिर इस ऑप्शन में, तो हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट वन सर, क्योंकि इसमें सबसे लोवेस्ट वैल्यू तो ऑप्शन ए में ही दिखाई दे रही है। तो हम बोलेंगे ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यह वाला क्वेश्चन ये है कि द ऑपरेशन ऑफ मेगर इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। मेगर का ऑपरेशन किसके बेस है, तो वो है डायनामोमीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर, मूविंग कॉइल मीटर या फिर मूविंग आयरन मीटर। तो याद रखना मेगर बेसिकली हम हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज कर लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने प्रिंसिपल नहीं बोला, यहाँ पर उन्होंने बोला कि ऑपरेशन किससे मिलता जुलता है होता है, ऐसा उन्होंने बोला है। यस, तो वो होता है बेटा मूविंग कॉइल मीटर, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर के बराबर इसका मतलब बेसिकली ऑपरेशन होता है पीएमएमसी से, है ना। तो इससे एसोसिएटेड में 2-3 पॉइंट यहाँ पर और एक बता दूं कि मेगर जो है एक पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है जो हम हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज कर लेते हैं। इसको हम आईआर इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, याद रखना आईआर इंस्ट्रूमेंट मतलब इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। और इसका अगर कभी वर्किंग का प्रिंसिपल पूछा जाए ना, बेसिकली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये रहेगा फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वर्किंग प्रिंसिपल अलग है, ऑपरेशन अलग है, याद रखना प्रिंसिपल कौन से प्रिंसिपल पर चलेगा, तो फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ये चलेगा, और ऑपरेशन ये मूविंग कॉइल मीटर जैसा करता है ना। और आगे उन्होंने पूछा कि इसको जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया जाता है, इसको एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई की जरूरत होती है किसको, मेगर को। तो वो बेटा हम प्रोवाइड करते हैं परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर से। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम किससे इसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, तो परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर से। यस, और ये जो डीसी वोल्टेज जो बेसिकली दिया जाता है ना, तो ये हैंड ड्रिवन डीसी जनरेटर होता है जो आपको वोल्टेज कितना जनरेट करके दे सकता है, 500, 1000 या तो 2500 वोल्ट या आपको वोल्टेज जनरेट करके दे सकता है ना। तो इसमें एक हैंड ड्रिवन डीसी जनरेटर होता है भाई, परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर, हैंड ड्रिवन, जिसको हम हाथ से चलाकर ये वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं, है ना, परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर, है ना। और इसका ऑपरेशन मैंने अभी अभी बताया किसके ऊपर चलेगा सर, ये मूविंग कॉइल मीटर पीएमएमसी के ऊपर ये वर्क करता है, मतलब वैसे वर्क करता है बेसिकली। ठीक है ना, तो इसका फिलहाल तो आंसर ऑप्शन 3 हो गया। लेट्स सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या। क्वेश्चन ये है कि उन्होंने पूछा एज पर द आईएएस इंडियन स्टैंडर्ड रूल के अनुसार हिसाब से इन अ बिल्डिंग द इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड फॉर अ किचन। अगर आपके बिल्डिंग में किचन में कितना इल्यूमिनेशन लेवल होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि किचन में हमारे पास इल्यूमिनेशन लेवल कितना होना चाहिए, है ना। तो गर्ल्स लोगों ने याद रखना है कि जब भी आप किचन बनाओगे या फिर किचन में जो इल्यूमिनेशन लेवल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो 200 लक्स होना चाहिए। अब बोलोगे सर गर्ल्स लोगों को ही क्यों, क्योंकि ज्यादातर किचन में गर्ल्स लोग होते हैं, बॉयज लोग भी होते हैं, आई नो। अब इसको कोई पर्सनली मत लेना सर आपने ऐसा क्यों कैसे बोल दिया, देखो बेटा इंडिया में ऐसा ही होता है ना इन जनरल, है ना। इवन दो बॉयज भी अच्छा खासा कुकिंग कर लेते हैं, बट इन जनरल हम, हाँ, हमारी इंडिया में क्या होता है कि गर्ल्स लोग कुकिंग करते हैं ना। तो कोई इसमें कमेंट उल्टा सीधा मुझे मत कर देना, ठीक है जी। तो बेटा किचन में 200
लक्स इतनी इल्यूमिनेशन लेवल होती है, बेडरूम में थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा 300, है ना। डाइनिंग जो हॉल रहेगा वहाँ पर हमारे पास 150, स्टेयर के जो होगी वहाँ पर 100, एंड अगर आपके पास कोई ड्राइंग हॉल है वहाँ पर भी जितना हमारे पास बेडरूम में होता है उतना ही 300, और हॉस्पिटल थिएटर्स रूम में हमारे पास 400 से लेके 500 का आपके पास इल्यूमिनेशन लेवल होता है। तो ये टेबल थोड़ा बहुत आपको याद रखना है। तो फिलहाल तो हमें किचन के लिए पूछा था, तो किचन के लिए 200 होगा। तो वेयर इज योर आंसर? तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो किचन में कितना इल्यूमिनेशन लेवल रहेगा? 200, है ना। 100 का अपर स्टेयर गेज में, 50 यहाँ पर इस ऑप्शन के हिसाब से तो कहीं पर भी नहीं है, और 150 हमें पता है हम कहाँ पर यूज कर लेते हैं, आपके डाइनिंग टेबल के पास या फिर डाइनिंग रूम में, ठीक है ना। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है जी। Which of the following is the most accurate method? Which of the following is the most accurate measure to measure the low resistances? लो रेजिस्टेंस, तो इसके लिए मैंने ट्रिक दी थी बेटा। केल्विन में यल आता है ना, केल्विन में यल आता है, तो लो, केल्विन का लो, इससे याद रखो भाई साहब, लो, है ना। तो इसको मैं ट्रिक देता हूँ, है ना, केल्विन, केल्विन में यल, तो लो। तो लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए केल्विन डबल ब्रिज होता है ना। तो ये सब्सटीट्यूशन और ये डायरेक्ट मेथड, ये तो हाई हाई मेजरमेंट के लिए होती है ना, हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, है ना। यस, ये मेथड आप सपोज बोल सकते हो। डायरेक्ट मेजर, सॉरी सब्सटीट्यूशन मेजर, ये जो है ना, तो हम इसको इससे भी बोल सकते हो कि ये आपके मीडियम के लिए, सॉरी, और डायरेक्ट जो मेथड होती है ये हम इसके लिए बोल सकते हैं हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। व्हीटस्टोन ब्रिज मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज होता है। तो अगर कभी इन फ्यूचर, देखो ये तो हो गया केल्विन का लो, आंसर तो आ गया हमारे पास, बट फिर भी मैंने यहाँ पर 3 स्नैपशॉट रखे जो जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए अगर कभी टेस्ट पूछी जाए, या फिर हम कैसे मेजर करते हैं, तो आपको बोलना है हम मेगर से यूज कर सकते हैं, या फिर लॉस ऑफ चार्ज मेथड एक नाम की एक मेथड होती है। तो इसका भी वाईटी पर ही मैंने खुद सेशन लिया हुआ है बेटा, रेजिस्टेंस मेजरमेंट का। तो आप जाकर देख सकते हो, डीसी ब्रिजेस करके मेरे हिसाब से वो सेशन रहेगा। तो ये खुद मैंने पढ़ाया है। तो सिलेक्शन सीरीज फॉर द महा ट्रांसको में ये हमारे ही यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, जाकर देख लेना, है ना। इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी है। तो हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट मेगर या तो लॉस ऑफ चार्ज मेथड आप बोल सकते हो। मीडियम रेजिस्टेंस के लिए सब्सटीट्यूशन मेथड ओहम मीटर, या तो हम बोलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज हम यूज कर लेते हैं। लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए केल्विन पोटेंशियोमीटर या फिर एमीटर वोल्ट मीटर मेथड हम यूज कर लेते हैं, बट हम रेजिस्टेंस पर ही नहीं रुकेंगे। इन फ्यूचर अगर हमें कभी इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए अगर क्वेश्चन पूछे जाए, तो इसमें क्वालिटी फैक्टर से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेगा। अगर इंडक्टेंस हमें इस तरीके का मेजर करना है जिसका हाई क्वालिटी फैक्टर हो, हाई क्यों हो, तो उसके लिए हेज ब्रिज, तो ये बहुत आसान है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। हेज, हाई का हेच, हेज का हेच, तो हाई क्वालिटी फैक्टर हेज ब्रिज, हाई क्वालिटी फैक्टर हेज ब्रिज, यू कैन रिमेंबर लाइक दिस, है ना। मीडियम के लिए मैं आपको बता दूं बेटा, मीडियम के लिए जितने भी मैक्सवेल ब्रिजेस होते हैं, ऑल मैक्सवेल ब्रिजेस आप यूज कर लेते हो मीडियम क्वालिटी फैक्टर के लिए, और लो क्वालिटी फैक्टर के लिए वोन्स ब्रिज हम यूज कर लेते हैं, एंड अंडरसन ब्रिज हम यूज कर लेते हैं। तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, है ना। तो मीडियम के लिए मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, मैक्सवेल वाले ब्रिज आप इन जनरल बोल सकते हो, बट लो के लिए हमारे पास ओवेंस ब्रिज या तो एंडरसन ब्रिज होते हैं, है ना। यस। और कभी कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए अगर कभी पूछा जाए ना क्वेश्चन, तो आप इसका आंसर दे सकते हो लॉसी कैपेसिटर के लिए शेयरिंग ब्रिज। तो देखो कैपेसिटर का सी, शेयरिंग में यह सी आ रहा है यहाँ पर, तो यू कैन रिमेंबर लाइक दिस, तो ये भी आपको याद रख सकते हो। मैं ऐसे याद रखता था कैपेसिटेंस शेयरिंग ब्रिज, है ना। लॉसलेस कैपेसिटर के लिए डिसार्टी ब्रिज, और फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए वीन्स ब्रिज होता है। तो ये ब्रिजेस बेटा, कोई भी एग्जाम हो इंडिया की, ये जो 3 टेबल मैंने दिए ना, 1, 2 और 3, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% श्योर आता है, 100% श्योर आता है। इस साल भी मेरे हिसाब से महाट्रांसको में इससे या तो इससे एक क्वेश्चन आया है ना। तो मुझे नहीं पता वो क्वेश्चन कौन सा है, बट ये क्वेश्चन आया है, जितना मुझे बच्चों ने बताया था कि सर इन दोनों में से सर एक तो कोई क्वेश्चन था, है ना। तो आप इसका आंसर दे सकते हो। फिलहाल तो आपको रेजिस्टेंस के लिए पूछा है लो रेजिस्टेंस, तो आप इसको केल्विन ब्रिज याद कर सकते हो, लो केल्विन का यल लो, है ना। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन ये है कि, क्वेश्चन क्या पूछा है, चूज द इंस्ट्रूमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज अ इंसुलेशन टेस्टर। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम इंसुलेशन टेस्टर भी बोलते हैं, आईटी इंस्ट्रूमेंट या फिर आईआर इंस्ट्रूमेंट, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, तो वो होता है बेटा मेगर, है ना।
मेगर। तो दिखने में कुछ इस प्रकार से होता है। तो हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं ना। यस। तो मेगर को ही हम इंसुलेशन टेस्टर या फिर इंसुलेशन रेजिस्टेंस मीटर भी बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फिर भाई साहब मेगर। दिखने में कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बढ़िया क्वेश्चन है जी। ऐसा ही देखो, लास्ट टाइम महाट्रांसफर में क्वेश्चन आया था सीरीज या तो शंट निकालने के लिए, है ना। देखो आप कि कितने सारे क्वेश्चन सेशन से आते जाते रहते हैं, और हम बोलते हैं सर पेपर बहुत डिफिकल्ट था। पेपर डिफिकल्ट नहीं होता बेटा, आपका पढ़ाई कमजोर होता है ना। यहाँ पर उन्होंने बोला इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द मिली एमीटर रेंज, है ना, मिली एमीटर की रेंज आपको 0.5 उसका करंट है एंड रेजिस्टेंस इतना इतना है। इसको आपको एक्सटेंड करना है वोल्ट मीटर की रेंज अप टू द 100 वोल्ट। तो मुझे कितने वैल्यू का, उन्होंने पूछा है कि कितने ओहम का मुझे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा और कौन से मैनर में उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। मैनर मतलब सीरीज में या तो शंट में। तो मैं आपको बता दूं, उन्होंने देखो यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट दिया है। इट मे बी एनीथिंग इंस्ट्रूमेंट, है ना, कुछ भी एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, PMMCMI एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया है। अब उन्होंने क्या किया, ध्यान से देखो, इस इंस्ट्रूमेंट की दे दी उन्होंने करंट, मतलब इस मीटर की दे दी उन्होंने करंट रेंज जो कि 1 मिली एम्पियर है। और इस इंस्ट्रूमेंट का उन्होंने दे दिया रेजिस्टेंस जो कि आपके पास 1 ओहम है। तो मुझे बताओ इस इंस्ट्रूमेंट के अक्रॉस में वोल्टेज कितना क्रिएट होगा भाई, कितना ड्रॉप होगा। तो इंस्ट्रूमेंट वोल्टेज कितना रहेगा, या फिर मैं बोलूँगा मीटर वोल्टेज। तो आप क्या बोलोगे सर, मीटर वोल्टेज तो हम निकाल सकते हैं। तो मीटर वोल्टेज क्या होगा सर, मीटर का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय मीटर का करंट। तो मीटर का रेजिस्टेंस है 1 और मीटर का करंट है 1 मिली, 1 मिली। तो आप बोलोगे 1 मिली वोल्ट। तो मीटर के अक्रॉस में हो जाएगा सर 1 मिली वोल्ट। अब ध्यान देना, ठीक है ना। अब आपको एक चीज पता है कि एमीटर की रेंज एक्सटेंड करनी है 100 तक। तो कैपिटल वी मतलब जिसको आपको एक्सटेंड करना है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 नहीं सॉरी 10 वोल्ट तक। तो अगर मैं यहाँ से पूछूं कि आपके पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो दैट विल बी अ वी एम अपॉन वी होता है ना। यस, आई एम सॉरी, नॉट अ वी एम अपॉन वी। तो दैट विल बी अ वी अपॉन वी एम होता है ना। तो वी अपॉन वी एम, तो ये कितना हो जाएगा 100 अपॉन 1 मिली। तो मिली मतलब 10⁻³ तो आप कितना बोलोगे सर, ये हो जाएगा 10 × 10⁻³ तो आप कितना बोलोगे सर, ये बेसिकली 1 2 3 4 सर 0 हो जाएगा। तो ये एम की वैल्यू हो गई। अब आपको पता है कि जब भी हम एमीटर को, एक छोटे एमीटर की रेंज एक्सटेंड करना चाहते हैं, एमीटर की सॉरी एमीटर नहीं सॉरी वोल्ट मीटर को अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हो, तो आप एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हो जिसको हम आर सीरीज बोलते हैं। उसको हम कैसे निकालते हैं सर, आर सीरीज में सर जो भी हमारे पास आर एम है मल्टीप्लाई विथ m-1 है ना। सीरीज में हम ऐसा ही करते हैं। तो आर एम की वैल्यू देखो हमने कितनी ली थी 1 ओहम। मीटर की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 -1 है ना। तो इसको अगर आप माइनस कर दोगे तो देखो 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं, तो ये आ जाएगा 1999 ओहम, है ना। तो ये आ जाएगा, ठीक है, ओहम। बट इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज के पैरेलल। तो इसको कनेक्ट किया जाता है ना बेटा सीरीज, वोल्ट मीटर की अगर रेंज एक्सटेंड करनी तो हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो आप क्या बोलोगे, इसका आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। बताओ भाई। इसी प्रकार का क्वेश्चन मेरे हिसाब से एमीटर का आया था, है ना। एमीटर में कुछ नहीं किया जाता बेटा, वहां पर आर शंट निकाला जाता है जो कि आर एम डिवाइडेड बाय आप बोलोगे सर m-1 होता है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आया था, आप बोलोगे सर सर ना क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आए थे सर महाट्रांसको में। मैं बोला ना कि डिफिकल्ट कुछ नहीं होता अनलेस एंड अनटिल आपकी अगर पढ़ाई अच्छे से नहीं है तो, ठीक है ना। तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। द इलेक्ट्रिकल पावर टू मेगर इज प्रोवाइडेड बाय, मैंने अभी अभी बताया था कि इलेक्ट्रिकल पावर हम मेगर में किससे देते हैं सर, हैंड ड्रिवन डीसी जनरेटर, हैंड ड्रिवन परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर। तो देखो ऑप्शन नंबर 2 में है ना। तो हम इसका आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नीड दी हाईएस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन। देखो कौन सी जगह पर हमें हाईएस्ट इल्यूमिनेशन लेवल लगेगी। अब ऑप्शन है प्रूफ रीडिंग, बेडरूम, हॉस्पिटल, यार्ड एंड रेलवे प्लेटफॉर्म। ये तो सबसे लोवेस्ट है भाई, यहाँ पर तो हम बोलेंगे ही नहीं, है ना। यहाँ पर तो हम बोलेंगे नहीं। रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें कम, सबसे लोवेस्ट हमें इल्यूमिनेशन लगता है, तो डी नहीं आएगा। हाईएस्ट पूछा है तो बेटा वो लगता है जहाँ पर बहुत प्रिसाइजली कोई काम करना होता है, तो हम बोलेंगे सर प्रूफ रीडिंग, जहाँ पर हम कोई प्रूफ रीड कर रहे होंगे ना, है ना। तो सपोज किसी ने मर्डर कर दिया, नहीं करना चाहिए बट कर दिया, तो उसके प्रूफ अगर आपको रीड करने तो हम हाईएस्ट
हाईएस्ट हाईएस्ट हाईएस्ट बोलेंगे हम, हाईएस्ट इल्यूमिनेशन हमें लगेगी वहां पर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। लेट्स सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है। द लाइट एनर्जी इज रेडिएटेड पर सेकेंड, है ना, क्या बोला है, लाइट एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड फ्रॉम द ल्यूमिनस बॉडी इज नोन एज, एक सेकेंड में जो लाइट एनर्जी रेडिएट होती है ल्यूमिनस बॉडी से, तो ये सपोज एक ल्यूमिनस बॉडी है, ल्यूमिनस बॉडी है, इसमें एक सेकेंड में जो लाइट इमिट होती है इससे बाहर, जो लाइट इमिट होगी एक सेकेंड के अंदर, तो याद रखना इन अ 1 सेकेंड, तो उसे बोलता है बेटा हम इल्यूमिनस, ल्यूमिनस, उसे हम बोलेंगे ल्यूमिनस। एक सेकेंड, लेट मी राइट इन अ प्रॉपर वे, ल्यूमिनस, पता नहीं यार हैंड राइटिंग को क्या हुआ है, ल्यूमिनस, कोई तो भगवान के पास जाकर एक नारियल फोड़ो भाई, हैंड राइटिंग गंदी हो गई है ना। लुमिनस फ्लक्स बोलेंगे हम इसको, क्या बोलेंगे बेटा, ल्यूमिनस फ्लक्स। एक सेकेंड में ल्यूमिनस बॉडी से जो फ्लक्स निकलता है, एनर्जी रेडिएट होती है, उसे हम बोलेंगे ल्यूमिनस फ्लक्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी है अब द रेजिस्टेंस की, कैटेगरी पूछिए रेजिस्टेंस की, कंपेयर्स द रेजिस्टेंस इन द रेंज ऑफ 1 ओहम टू 0.1 मेगा ओहम। तो याद रखना कि रेजिस्टेंस की 3 कैटेगरीज होती है, लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस एंड हाई रेजिस्टेंस, है ना। तो ये इसके वैल्यू से डिसाइड होती है। हम अगर किसी रेजिस्टेंस को लो रेजिस्टेंस वैल्यू बोलना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 1 से लेके, सॉरी उसकी वैल्यू रहेगी लेस देन 1 ओहम, लेस देन 1 ओहम। तो लो रेजिस्टेंस की वैल्यू रहेगी सर लेस देन 1 ओहम। 1 ओहम से छोटू अगर आपके पास कोई वैल्यू है तो उसे हम लो रेजिस्टेंस वैल्यू बोलेंगे। मीडियम मतलब 1 ओहम से लेके 0.1 मिली मेगा ओहम, सॉरी मिली नहीं मेगा ओहम, तो ये मीडियम में आएगा। और हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू हम बोलेंगे 0.5, सॉरी 0.1 मेगा ओम से अगर कोई बड़ी अगर कोई वैल्यू उसे हम बोलेंगे हाई रेजिस्टेंस। तो प्लीज रिमेंबर दिस 3 पॉइंट्स, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको पूछा जा सकता है कि मीडियम रेजिस्टेंस कौन सा, हाई रेजिस्टेंस कौन सा एंड आपके पास लो रेजिस्टेंस कौन सा। तो फिलहाल हमें दिया गया 1 ओहम से लेके 0.1 मेगा ओहम, तो ये रेंज याद रखना, तो ये मीडियम में लाई करती है। इससे ज़्यादा तो हाई, इससे कम तो लो, इसके बीच में तो मीडियम, है ना। तो हम क्या बोलेंगे भाई साहब, तो ये मीडियम रेजिस्टेंस की रेंज है। चलो जी नेक्स्ट देख लेते हैं ये वाला प्रश्न। अ मेगर, अ मेगर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग, मेगर क्या यूज करता है भाई, किस लिए ये डिवाइस यूज किया जाता है, तो ये हम हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज कर लेते हैं। तो एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस के लिए हम मेगर यूज कर लेते हैं। गॉट इट एवरीवन, एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हम ये इंस्ट्रूमेंट यूज कर लेते हैं। बट ये अकेला ही नहीं यूज करते हैं, अगर हम मुझे हाई रेजिस्टेंस मेजर करना है तो हम लॉस ऑफ चार्ज मेथड, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, मेगा ओहम ब्रिज या तो मेगर यूज कर लेते हैं। तो मोस्ट फेमस इसमें जो इंस्ट्रूमेंट है वो मेगर है, याद रखना। बट ये बाकी के 3 4 भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, ये 3 बाकी के और ये मेगर एक है ना। तो याद रखना लॉस ऑफ चार्ज मेथड, मेगर, मेगा ओहम ब्रिज या तो डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, ये हम हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये आ सकता है आपके पेपर में। ये रहा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन जिसे हमें देखना है कि जो निगेटिव सीक्वेंस रिले है ये हम कॉमनली कहाँ पर यूज कर लेते हैं, किसके प्रोटेक्शन के लिए यूज कर लेते हैं निगेटिव सीक्वेंस रिले। ऑप्शन दिया गया अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन एंड बस बार। तो ये सभी चीज़ें हम देखेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कभी अगर बकल्स रिले पूछा जाए तो हम ट्रांसफार्मर बोलेंगे, ट्रांसले रिले पूछा जाए हम फीडर बोलेंगे, है ना। कैरियर करंट फेस कंपैरिजन रिले या फिर ओ मोहो रिले, है ना। तो ये रिले हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज कर लेते हैं, प्लीज रिमेंबर। एंड आपके पास डायरेक्शनल ओवर करंट रिले का भी पूछा जाए तो आप रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूटर में हम इसका यूज कर लेते हैं। निगेटिव सीक्वेंस रिले देखो जनरेटर में है ना। और इनवर्स डायरेक्शनल रिले ये हम रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज कर लेते हैं, है ना। इनवर्स डायरेक्शनल रिले ये रेडियल में, डायरेक्शनल रिले रिंग मेन में,
निगेटिव सीक्वेंस रिले जनरेटर में, लॉन्ग में मोहो, फेज कंपैरिजन या तो कैरियर कम्युनिकेशन यहाँ चला जाएगा। ट्रांसले रिले बहुत फेमस है, डिस्ट्रीब्यूशन में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ट्रांसले रिले कहाँ पर, ट्रांसले रिले कहाँ पर, तो ट्रांसले रिले फीडर में है ना, बकल्स रिले ट्रांसफार्मर में। तो उन्होंने पूछा निगेटिव सीक्वेंस, तो निगेटिव सीक्वेंस रिले कहाँ पर चला जाएगा सर, निगेटिव सीक्वेंस रिले इन अल्टरनेटर है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यस, ये है बेसिकली आज का लास्ट का क्वेश्चन है ना। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। The illumination is directly proportional. Illumination is directly proportional to the cosine of the angle made from the normal to the illumination surface with the direction of the incidence flux. The above statement is associated with ये जो सेंटेंस दिया गया है ये किससे एसोसिएटेड है। जैसे कि आप समझ लो कि ये कोई इल्यूमिनेशन बोर्ड, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप इल्यूमिनेशन करना चाहते हो, और ये सोर्स है। इस सेंटेंस को मैं समझा देता हूँ। ये सोर्स है जहाँ से इल्यूमिनेशन बाहर निकल रहा है, मे बी दिस इज अ सन और मे बी दिस इज लाइट। अब यहाँ से जो इल्यूमिनेशन निकल रहा है वो जो एंगल क्रिएट कर रहा है, इसके सरफेस में अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, या फिर मैं इसको नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, टेंजेंट नहीं बोलेंगे हम, नॉर्मल ही बोलेंगे। नॉर्मल मतलब इसको सीधा एक ऐसी लाइन ड्रॉ करना नॉर्मल, वो नॉर्मल एंड ये जो एंगल जा रहा है भाई, इसके बीच में जो एंगल क्रिएट होता है, इसके अगर कोसाइन ऑफ थीटा पर अगर इसका इल्यूमिनेशन सीधा प्रोपोर्शनल रहेगा तो ये कौन सा लॉ रहेगा, तो इसे हम बोलते हैं बेटा लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ है ना, लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। तो ये आप बहुत आसानी से पहचान सकते हो। देखो लैम्बर्ट में भी कोसाइन आ रहा है और यहाँ पर भी कोसाइन पर ही प्रोपोर्शनल है, तो यू कैन इजीली रिमेंबर दिस थिंग। तो ये जो लॉ है बेसिकली, ये प्लैंकेट्स लॉ नहीं है, ये बाकी कोई भी लॉ नहीं है, तो लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ है। ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट वन है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज मैंने बेसिकली 30 क्वेश्चन लिए हैं जो कि मुझे लग रहा है कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो बेटा आप कमेंट करके जा सकते हो, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कमेंट करने से मुझे समझ में आता है कि आपको चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। तो कमेंट सॉरी लाइक तो आप बिल्कुल करके जाओ। सेशन कैसे लगा ये आप कमेंट करो, है ना। कुछ अगर सजेशन रहेंगे तो वो भी दो। और अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो बेटा एक ही चीज़ कर सकते हो कि ये सेशन जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सो दैट जो भी बीएमसी का प्रिपरेशन कर रहा है या फिर अपकमिंग कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ के उसका प्रिपरेशन कंटिन्यू रख सकता है और अच्छे खासे गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन लेकर उसकी ज़िंदगी आसान मतलब बना सकता है, अच्छे से बना सकता है ना। तो आप मेरे लिए क्या कर सकते हो बेटा, लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया तो मुझे बड़ी खुशी होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो बेटा इससे आपका भी फायदा है। और वो फायदा क्या है कि आपको ना हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आप कोई भी सेशन मिस ना करो और आप मेरे से जुड़े भी रहोगे, है ना। यस, अगर आपको चाहिए इस सेशन के पीडीएफ तो आप हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पर आपको इन सेशन के पीडीएफ मिलते हैं। यस, दोनों भी जो ग्रुप है इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अटैच करा दूंगा। यस, और कोई अगर सपोज जनको ट्रांसको एंड डिस्कॉम के लिए प्रिपेयर कर रहा है या फिर कोई भी एई जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो आप इस यूट्यूब चैनल से कनेक्ट रहना। यहाँ आपको बहुत सारा कंटेंट इन एग्जाम से रिलेटेड ही मिलेगा, एई जेई एंड जनको ट्रांसको एंड डिस्कॉम। और ये जो सीरीज है बीएमसी के लिए है, उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको पसंद आ रही होंगी, है ना। तो आज के सेशन को हम एंड करेंगे एक पॉजिटिव लाइन के साथ। और वो पॉजिटिव लाइन देखते हैं कि डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। आप ना तब मत रुको जब आप थक जाते हो, आप तब रुको जब आप कोई चीज हासिल कर लेते हो, जब आप उसको पूरा फिनिश कर लेते हो तब रुको। तब नहीं रुकना जब आप थक चुके हो, है ना। क्योंकि अगर आप बीच में थक गए तो बेटा आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, है ना। तो कभी भी जब तक आप कोई चीजें डन ना कर सको या फिर कोई चीजें हासिल ना करो, स्टॉप नहीं करना है ना, थकने पर स्टॉप नहीं करना है। गॉट इट। यस, तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन अच्छा लगा होगा। हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय एवरीवन।